आज हम पढ़ेंगे हमारी हिंदी पाठमाला का पाठ 10 अपना पराया। जिस प्रकार हम अपने हित की सोचने वालों को अपना और हमारा अनिष्ट करने वालों को पराया समझते हैं, उसी प्रकार हमारा शरीर तंत्र भी अपने पराये की पहचान करता है। लेखक ने इस बात को सहज रूप से समझाने के लिए कहा है कि शरीर जानता है कि क्या अपना है, कौन कौन सी चीज़ें उसके लिए लाभकारी हैं और क्या पराया है, अर्थात कौन सी चीज़ें उसके लिए हानिकारक हैं। यह जो हमारा पाठ विज्ञान से संबंधित है, जो हमारे शरीर में कौन कौन से अंग जो हैं किस तरह का कार्य करते हैं, किस तरह हमारे शरीर की सुरक्षा करते हैं, उसके बारे में हम इस पाठ के माध्यम से समझेंगे। बच्चों, आपकी उंगली में कभी कोई कांटा अवश्य गड़ा होगा। आप उस कांटे को चुटकी, चिमटी अथवा सुई से निकाल देते हैं। यदि कांटे का कुछ अंश त्वचा में ही गड़ा रह जाए, त्वचा मीन्स आपकी जो शरीर की सबसे ऊपरी परत है जिसे हम स्किन कहते हैं, वह यदि वहाँ वो गड़ा रह जाए तो कुछ समय बाद वहाँ गांठ सी बन जाती है। आप सबने यह अनुभव भी किया होगा। तो यह गांठ प्राय सूख कर निकल जाया करती है और उसी के साथ कांटा भी निकल जाता है। और कभी कभी यदि वो कांटा सूख कर भी ना निकले तो त्वचा में रह गए कांटे के स्थान पर फोड़ा बन जाता है, जिसके फूटने पर मवाद के साथ कांटे से छुटकारा मिल जाता है। मवाद जो हमारा जो कहीं भी हमें फोड़ा फुंसी होती है, वहाँ मवाद इकट्ठी हो जाती है, उससे जो निकलने वाला स्त्राव है उसे मवाद कहते हैं। आपकी आंख में कभी धूल अथवा कोयले का कण चला गया होगा। ऐसी स्थिति में आपकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, जो उस कण को बाहर बहाकर निकाल देने का प्रयास करते हैं। यदि इस प्रकार भी कण आंख से नहीं निकलता तो चिकित्सक की सहायता लेनी पड़ती है। चिकित्सक मीन्स डॉक्टर, जो हमारी इलाज करता है उसे चिकित्सक कहते हैं, क्योंकि कण की चुभन चैन से नहीं बैठने देती। छींकें सभी को आती हैं। स्वस्थ अवस्था में भी दिन में 1-2 छींकें आ जाना कोई विचित्र बात नहीं है। नाक के भीतर जरा सी उत्तेजना हुई नहीं की। उत्तेजना मतलब सुरसुराहट। जब आपने अनुभव किया होगा कि जब छींक आती है उसके पहले हमारी नाक में कुछ सुरसुराहट सी होती है, उसके बाद छींक आती है। तो जरा सी भी है सुरसुराहट, ये उत्तेजना नहीं हुई कि छींक आई। ये छींकें हमें कब कब, ऐसे रसोई में मम्मी आपकी खाना बनाती हैं, भोजन बनता रहता है, तो रसोई में कभी कभी जो मसालों के भुनने से भी हमें छींक आ जाती है। किसी किसी व्यक्तियों को इत्र अथवा खुशबूदार तेलों से भी छींक आ जाती है। यही नहीं, छींकों के साथ साथ कभी कभी आंख और नाक से पानी भी बहने लगता है। छींक आना और नाक से पानी का बहना, ये हमारे शरीर की स्वाभाविक प्रतिरक्षात्मक प्रक्रियाएं हैं। स्वाभाविक मतलब जो हमारे आदतन होने वाली प्रक्रियाएं हैं। यह हमेशा जब भी हमारे नाक में जरा सी भी सुरसुराहट हुई या कहीं भी हमने मसाले के भुनने या कोई भी ऐसी चीज़ हमने महसूस की और हमें छींक आई, कितनी भी हम कोशिश करें उसे नहीं रोक सकते। और प्रतिरक्षात्मक अपना बचाव करने वाली प्रक्रियाएं मतलब जो कार्य करने का प्रकार है। तो ऐसा उन तमाम बेमेल और हानिकारक पदार्थों को बाहर निकाल फेंकने की चेष्टा करता है, जो वायु द्वारा नाक के भीतर चले जाते हैं। हमारे शरीर की यह सुरक्षा व्यवस्था हमें विभिन्न प्रकार की बीमारियों और कष्टों से बचाती है। अब उसी प्रकार हमारे मुख के भीतर जीभ एक द्वारपाल जैसा कार्य करती है। जितने भी हम जो भी टेस्ट अनुभव होते हैं, खट्टा, मीठा, कड़वा, ठंडा, गरम, ये सब हमें जीभ के द्वारा ही महसूस होता है। तो जो लेखक कह रहा है कि जो जीभ है हमारी एक द्वारपाल के समान कार्य करती है। द्वारपाल जैसे पहरेदार या गेट्समैन कहते हैं। तो जो भी अंदर आता है उस पहले उसी की परमिशन के द्वारा ये अंदर आता है। उसी प्रकार हमारी जीभ भी है,
वह भी द्वारपाल का कार्य कर रही है। ऐसे खाने पीने के प्रत्येक पदार्थ का स्वाद लेकर वह उसे परख लेती है। कड़वे और दुस्वाद, दुस्वाद मतलब बिना स्वाद, बुरे स्वाद वाले पदार्थ को हमारी जीभ प्राय भीतर ले जाने से इनकार कर देती है। भोजन के ग्रास में भूल से, ग्रास मीन्स कौर या निवाला, भोजन के ग्रास में भूल से आया हुआ कोई बाल अथवा कंकड़ पत्थर प्राय जीभ की पहुंच से बच नहीं पाता। और जो भी खाना हम खा रहे हैं, जो भी वस्तु खा रहे हैं, वह जीभ के द्वारा ही हमें अनुभव कराती है कि यह हमारे खाने योग्य है या नहीं। खाई हुई प्रत्येक वस्तु अब तब तक शरीर का अंश नहीं बनती जब तक आमाशय और अतड़ियां उसे पचाकर रक्त में नहीं पहुंचा देते। शरीर का प्रयास होता है कि अवांछित वस्तु को भीतर प्रविष्ट ना होने दे, और यदि किसी प्रकार भीतर चली भी जाए तो उसे शरीर से बाहर निकाल फेंके। हमारे वातावरण में असंख्य रोगाणु होते हैं। ये हमारी देह में प्रवेश पाने का प्रयत्न करते हैं ताकि इन्हें आश्रय के साथ साथ भोजन भी मिल सके। अभी वर्तमान स्थिति में तो आप बहुत अच्छी तरह जान रहे होंगे कि कोरोना हमारे पूरे विश्व को संकट में डाले हुए है। तो ये कोरोना के रोगाणु भी जो हैं पूरे वातावरण में फैले हुए हैं, यह भी हमारे शरीर में प्रवेश पाने का प्रयत्न करते हैं। यदि हम उनसे बचाव नहीं करेंगे तो वह हमारे शरीर में प्रवेश पा सकते हैं। तो ऐसे बहुत से रोगाणु बहुत से वातावरण में फैले रहते हैं, ये जो है हमारे शरीर में प्रवेश पाने का प्रयत्न करते हैं ताकि इन्हें आश्रय मिल सके। आश्रय मीन्स रहने की जगह। तो शरीर के ऊतकों को खा खा कर ये पनपते बढ़ते हैं। ये जो है जब ये रोगाणु हमारे शरीर में प्रवेश पा जाते हैं तो ये ऊतक किन्हें कहते हैं? एक जैसा काम करने वाली कोशिकाओं के सेलों के समूह से बने पिंड या टिश्यू। तो ये जब शरीर में प्रवेश करते हैं तो उन्हें खा खाकर ये पनपते बढ़ते हैं और प्रजनन करते हैं। इनके प्रभाव से भांति भांति के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। शरीर इन रोगाणुओं को भीतर प्रविष्ट होने से रोकने का प्रयत्न करता है और उनसे अनेक रूप से लड़ता भिड़ता है। सांस लेते समय वायु के साथ भांति भांति के रोगाणु हमारी नाक द्वारा भीतर जाते हैं। इनमें से कुछ को तो नाक के बाल ही भीतर जाने से रोक देते हैं। कुछ रोगाणु नाक के भीतर के श्लेष्मा से चिपककर फंस जाते हैं। अब ऐसा ही श्लेष्मा फेफड़ों के भीतर की वायु नलियों में भी होता है और वायु द्वारा आए हुए कुछ रोगाणु इसमें चिपक जाते हैं। यदि यह नाक के बालों द्वारा भी नहीं रोके गए और नाक में जो श्लेष्मा है उससे चिपक कर भी नहीं रुके तो हमारे फेफड़ों के भीतर भी ऐसा श्लेष्मा वायु नलियों में होता है और ये रोगाणु जो है उससे चिपक जाते हैं। बलगम के रूप में फेफड़ों से बाहर निकलने वाला यही श्लेष्मा अपने साथ रोगाणुओं को भी बाहर निकाल फेंकता है। बलगम मीन्स कफ। जब ये हम खांसते हैं, कभी हमें जब खांसी हो जाती है तो हमारे मुंह से एक कफ जैसा निकलता है, उनमें भी जो रोगाणु रहते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। जो रोगाणु आगे पहुंच जाते हैं, अब ना तो वो नाक के बाल द्वारा रुके, ना नाक के भीतर के श्लेष्मा के द्वारा रुके, ना ही फेफड़ों के भीतर जो वायु नलियां हैं उनके द्वारा भी नहीं रुके और फिर वह आगे पहुंच जाते हैं। उन्हें आमाशय अपने अम्ल से नष्ट कर देता है। जो भी हो, इनका मुकाबला करने के लिए शरीर की सुरक्षा व्यवस्थाएं भी सक्रिय हो जाती हैं। अब इतना सब कुछ होने के बाद भी यदि ये हमारे शरीर में प्रवेश कर गए हैं तो शरीर की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो उनसे लड़ने के लिए सक्रिय हो जाती है। अब लेखक यहाँ कहते हैं कि कल्पना कीजिए कि आपके हाथ की रक्त की श्वेत कणिकाओं की सेना सतर्क हो जाती है। हमने आप पिछली कक्षाओं में जो हमारा पाठ था रक्त का पंचनामा, उनमें भी हमने पढ़ा था कि हमारे रक्त में श्वेत कणिकाएं, लाल रुधिर कणिकाएं और प्लाज्मा होता है। जो श्वेत कणिकाएं होती हैं वो हमारे शरीर खून में मौजूद रोग से लड़ने वाले सफ़ेद कण हैं। तो हमारे हाथ में रक्त की श्वेत कणिकाओं की सेना सतर्क हो जाती है और रोगाणुओं में से निकले
कुछ रासायनिक पदार्थों का सुराग पाकर यह उसी ओर धावा बोल देती हैं। इस सेना को रोगाणुओं के संक्रमण स्थल पर जल्दी से पहुंचाने के लिए आसपास की रक्त नलियां फूल जाती हैं ताकि ज्यादा रक्त पहुंचे। ज्यादा रक्त पहुंचने से संक्रमण स्थल अधिक लाल, कुछ सूजा हुआ और छूने पर गर्म मालूम पड़ता है। श्वेत कणिकाएं रक्त नलिकाओं की दीवारों में से निकलकर आक्रमणकारियों की ओर बढ़ती हैं और उन्हें खा खा कर नष्ट करने लगती हैं। यदि रोगाणुओं का दमन ना हो तो वे विजयी होकर आगे बढ़ते हैं। अब वे ऊतकों के तरल में पहुंच जाते हैं। ऊतक तरल पहले तो अपनी ही विशेष नलियों में बहता है और फिर अंततः रक्त में जा मिलता है। अतः ऊतक तरल में से होकर रक्त में पहुंचने से पहले हमारे शरीर को इन रोगाणुओं के विरुद्ध एक और मोर्चा बनाना होता है। कभी कभी कांख में या जांघ में गिल्टी फूल जाती है जो दर्द करती है। गले की टांसिलें भी ऐसी ही गिल्टियां हैं जो गले में संक्रमण के कारण फूल जाती हैं। इस प्रकार की सभी गिल्टियां मानो हमारे शरीर की सुरक्षा सेना की चौकियां हैं। इनके भीतर विशेष प्रकार की भक्षक कोशिकाएं होती हैं जो रक्त की ओर बढ़ते हुए रोगाणुओं को नष्ट करती हैं। जब रोगाणु इन स्थानों पर भी विजयी होकर और आगे बढ़ते हैं तब वे रक्त में पहुंचते हैं। कई प्रकार के रोगाणुओं के प्रति भक्षक कोशिकाओं की सेना भी पर्याप्त नहीं होती। भक्षक कोशिकाएं मतलब रोगाणुओं को खा जाने वाली कोशिकाएं। विषाणुओं जिन्हें वायरस कहते हैं का तो ये भक्षक कोशिकाएं कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। इन वायरस विषाणुओं के अतिरिक्त जीवाणुओं से जो विष मीन्स टॉक्सिन निकला करते हैं वे भी भक्षक कोशिकाओं के प्रभाव से मुक्त होते हैं। अतः इन विषाणुओं तथा टॉक्सिनों से टक्कर लेने के लिए शरीर में कुछ विशेष रासायनिक अणु कार्य करते हैं जिन्हें प्रतिपिंड या एंटीबॉडी कहते हैं। ये प्रतिपिंड मुख्यतः गिल्टियों की कोशिकाओं से बनते हैं। प्रतिपिंडों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये अपने अनुरूप केवल एक ही प्रकार के रोगाणु अथवा रोग विष से टक्कर ले सकते हैं। अतः प्रत्येक रोगाणु और रोग विष के लिए शरीर में पृथक प्रकार के प्रतिपिंड चाहिए। अधिकतर प्रतिपिंड शरीर में पहले से मौजूद नहीं होते। एक बार कोई रोगाणु अथवा रोग विष शरीर में प्रविष्ट हो जाए और उससे प्रभावित होकर शरीर कम या ज़्यादा बीमार होकर ठीक हो जाए तब शरीर में उस रोग से टक्कर ले सकने वाले प्रतिपिंड कुछ ही सप्ताह तक बने रह सकते हैं। जैसे इन्फ्लुएंजा के कुछ रोग के प्रतिपिंड 10-15 वर्ष तक बने रह सकते हैं। जैसे चेचक के जब उस रोग विशेष का आक्रमण होता है तब ये प्रतिपिंड तत्काल शरीर की रक्षा करके हमें उस रोग से बचाते हैं। रोगों के बचाव टीकों में यही सिद्धांत काम में लाया जाता है। आज 20 प्रकार के टीके बन चुके हैं जैसे चेचक, पोलियो, टिटनेस, डिप्थीरिया, हैजा, टाइफाइड, क्षय रोग आदि से बचाव करने वाले। इन सब में एक ही सिद्धांत है। दुर्बल किए गए रोगाणु अथवा उनका हल्का किया गया विष जानबूझकर व्यक्ति के शरीर में प्रविष्ट कराया जाता है। तब व्यक्ति का शरीर उन रोगाणुओं अथवा उस विष से जूझता है और उसके प्रतिपिंड बनाने लग जाता है। तदुपरांत जब कभी रोग का वास्तविक संक्रमण होता है तब पहले से ही मौजूद ये प्रतिपिंड रूपी रासायनिक हथियार शरीर को रोग से बचा लेते हैं। कुछ लोगों को धूल से छींकें आती हैं। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें दूध पीने या अंडा खाने से भी परेशानी होने लगती है। इसी प्रकार कुछ व्यक्तियों के लिए पेनिसिलिन जैसी जीवनदायिनी औषधि भी जानलेवा सिद्ध हो सकती हैं। ऐसी परिस्थितियों में हम कह सकते हैं कि व्यक्ति को अमुक वस्तु माफिक नहीं आती अथवा उस पदार्थ से उसे एलर्जी है।
एलर्जी पैदा करने वाले पदार्थ अधिकतर ऐसे प्रोटीन होते हैं जो शरीर के लिए सदा पराये बने रहते हैं। शरीर में पित्ती निकलना, सूजन आ जाना, सांस फूलना, दमा हो जाना, यह सब एलर्जी के ही उदाहरण हैं। मच्छर के काटने के स्थान पर दाफड़ दरोरा पड़ना, खुजली होना और लाल हो जाना भी एक प्रकार की एलर्जी ही है। जो भी हो, एलर्जी के मामले में हर व्यक्ति अलग है। वही पदार्थ एक व्यक्ति के लिए अपना कहा जा सकता है और दूसरे के लिए सर्वथा पराया। हमारे शरीर में इक्की दुक्की कोशिकाएं रोज ही कुछ ऐसे बदलती रहती हैं जो अपनी होते हुए भी पराई बन जाती हैं और शरीर द्रोही हो जाती हैं। शरीर द्रोही मतलब शरीर के प्रति विद्रोह करने वाली, शरीर को ही नुकसान पहुंचाने वाली। विशेष प्रकार के प्रतिपिंड इन शरीर द्रोही कोशिकाओं का दमन करके हमें सुरक्षित रखने का प्रयत्न करते हैं, किंतु जब कभी बागी कोशिकाएं हद से ज़्यादा बढ़ जाती हैं तब वे कैंसर का रूप ले सकती हैं। तो इस पाठ के माध्यम से हमने समझा कि हमारे शरीर में ही कुछ ऐसी चीज, जो हमारे शरीर की बनावट में कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जिनके द्वारा हमारा शरीर स्वयं अपनी रक्षा करने में समर्थ हो जाता है, और उसी शरीर में कुछ ऐसी क्रियाएं भी होती हैं जिनके द्वारा हमारा शरीर उनसे रक्षा करने में असमर्थ होकर हमें परेशानी में डाल देता है, हमारी बीमारी का कारण बन जाता है। इसलिए इस पाठ का नाम है अपना पराया।